हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कपूर। आज ज्ञान की बातों में हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोनों एक स्पेस टेलीस्कोप है। जैसे ही हम स्पेस हम लोग सुनते हैं, दिमाग में बहुत सारा चीज़ें आता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं दिमाग में कि एक्चुअली में क्या क्या हो सकता है, चांद तारा ये सब। जी हाँ, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये टेलीस्कोप जो है उसी को उसी को विजुअलाइज कराता है, उसका इमेज बनवाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्पेस टाइम से रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे पढ़े हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो हमारे पास एक टर्म आया है टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेलीस्कोप होता क्या है। तो टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग को विजुअलाइज कराते हैं, क्लियरली विजुअलाइज कराते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ से बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं। या उससे भी दूर, जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सी हो गए, अदर गैलेक्सी हो गए, स्टार हो गया, ये सबको भी देखने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग टाइप का टेलीस्कोप यूज किया जाता है। तो यूज के हिसाब से टेलीस्कोप को जनरली हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हो गया, जो धरती पे यूज किया जाता है और धरती के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिससे अर्थ पे ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, अर्थ पे बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे पीपल्स, लोगों को देखना है, चिड़िया को देखना है, जानवर को देखना है। आपने नेशनल ज्योग्राफी जरूर देखा होगा, और नेशनल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा अच्छा वीडियो दिखाई दिया देता है, जो लगता है क्लोज कैप्चर किया गया है, नज़दीक से कैप्चर किया गया है। यानी बहुत डेंजरस एनिमल्स जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गए, इनके ये प्रे पे किस तरह से अटैक करते हैं, उनका इमेज विजुअल डायरेक्ट एकदम दिखाया जाता है, लगता है नज़दीक से ही हम लोग लेते हैं। लेकिन उसको नज़दीक से नहीं लेते हैं, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से हम लोग उनका इमेज या वीडियो कैप्चर करते हैं। वो किससे करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है वो धरती पे यूज किया जाता है ना, जिसको धरती पे ऑब्जेक्ट को विजुअल देखने के लिए, दूर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। याद रहे, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इरेक्ट इमेज बनाता है ना। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर हो, जैसे हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट हो, प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सी हो गए, है ना, स्टार हो गए, इन सबको यानी सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए जो हमारा टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। ये देखिए हमारे तरह से टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप इस तरह से दिखाई देता है, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं टेलीस्कोप। ये हमारा विजुअलाइज होता है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर दूसरा हमारा टेलीस्कोप जो कि स्पेस में ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सी हो गया, स्टार, उन सबको देखने के लिए जो टेलीस्कोप का यूज करते हैं उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं अर्थ पे भी रख सकते हैं या स्पेस में भी हम लोग रख सकते हैं। तो अर्थ से ही ऑब्जेक्ट को, दूर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे है, यहाँ से इन इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट मीन्स हमारे प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, अदर प्लैनेट्स, एक जैसे अर्थ प्लैनेट है वैसे ही अलग प्लैनेट हो गए, स्टार हो गए, गैलेक्सी हो गए, सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, जैसे कॉमेट हो गए, इन सब को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये दिमाग में रखना है कि ये उल्टा इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो हम लोग को टेलीस्कोप में इस तरह से उल्टा दिखाई देगा। ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए इसका फोकस जो होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स यहाँ दिख रहा है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में लाइट का यूज होता है,
ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप में लाइट या विजिबल लाइट का यूज करते हैं। वैसे रेडियो टेलीस्कोप वैसे ऑब्जेक्ट जो बहुत कम अमाउंट में लाइट को इमिट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। जैसे वैसे ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल हो गया, ये बहुत लाइट को कम इमिट करता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। उनसे जो रेडियो वेव निकलते हैं उनको ये सेंस करता है और हम लोग का इमेज बना के प्रोवाइड करता है ऐसे टेलीस्कोप रेडियो। उसी तरह से एक्सरे और गामा रे जहाँ से इमिट ज़्यादा होते हैं उसको ऑब्जर्व करके एक्सरे गामा रे टेलीस्कोप का यूज करते हैं। उसी तरह से हमारा इंफ्रारेड होता है टेलीस्कोप, जो कि ये मेन इनका फंक्शन जो होता है, ये मेन किसको ऑब्जर्वेशन करता है, तो इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करके इमेज को बनाता है। यानी कि इंफ्रारेड जहाँ पे भी टर्म यूज होगा तो समझ जाएंगे ये हीट का रिलेशन है, हीट एनर्जी, हीट वेव है ना, उसका यूज करके यहाँ पे इमेज बनाता है। उसके अलावा ये हमारा अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप का यूज करते हैं, तो इससे भी इमेज जो बनता है ये अल्ट्रा वायलेट को सेंस करके इसका इमेज बनाता है। तो इस तरह के टेलीस्कोप हम लोग यूज कर सकते हैं। याद रहे ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीस्कोप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट मीन्स रेडियो, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारे, अल्ट्रा वायलेट, एक्सेप्ट विजिबल दैट मीन्स ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये सारे जो होते हैं सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं। लेकिन ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो होता है वो कलरफुल इमेज बनाता है, जैसे हम लोग सिंपली हम लोग देख सकते हैं इसको। लेकिन इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब कलरलेस इमेज बनाते हैं। इसके कलर को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। अगर कहीं पे देखते हैं किसी चीज का इमेज, जैसे हाल ही में ब्लैक होल का इमेज सामने आया है, तो ब्लैक होल का इमेज हबल टेलीस्कोप ने प्रोवाइड कराया है और उसको हम लोग उस पर जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उस रेडिएशन के पर्टिकुलर वेवलेंथ होते हैं, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उस पर कलर को रखा गया है और कलर को रख के उसके बाद उसका इमेज बनाया गया है। तो जो अभी हम लोग को ब्लैक होल दिखाई दे रहा है उसका भी उस तरह से इमेज बनाया गया है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, पहला अकॉर्डिंग टू द इमेज ओरिएंटेशन। इमेज ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, जो चांद तारे को देखने के लिए जो इस टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसका इमेज जो होता है इन्वर्टेड इमेज बनाता है या इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसके कारण उल्टा इमेज बनता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है जो कि धरती पे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है, वो इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा इमेज इसमें बनता है। ठीक है, फोकस के अकॉर्डिंग, फोकस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फोकल लेंथ बहुत इनफाइनाइट होता है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज के ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कराता है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कराता है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट पे होता है। इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा कम होता है, शॉर्ट रेंज फोकल लेंथ होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कराता है कहाँ के, अर्थ पे ही ऑब्जेक्ट को, और उनका रेंज भी उतना ज़्यादा नहीं होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंपेयर में। याद रहे ये हमारा मेजर डिफरेंसेज है दिस टू टेलीस्कोप का, है ना। टेलीस्कोप्स बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट का चीज़ का यूज करते हैं, जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, या दोनों टेलीस्कोप में ऑप्टिकल टेलीस्कोप का अगर बात करेंगे तो उसमें एक होता है रिफ्लेक्टिंग, जिसमें रिफ्लेक्टिंग में मिरर का मेजर, वहाँ पे जो होता है मिरर का यूज करते हैं, मिरर का, कॉनकेव मिरर का यूज करके हम लोग इमेज बनाते हैं। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में केवल लेंसेज का यूज किया जाता है। और एक और टेलीस्कोप होता है जिसमें दोनों का यूज करते हैं, मिरर और लेंस दोनों का यूज करके इमेज बनाते हैं, तो ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसमें कलरफुल इमेज बनता है ना। अब हम लोग बात करते हैं इन टेलीस्कोप के बारे में, तो हम लोग जान लिए, लेकिन हम लोग को जो एस्ट्रोनॉमिकल आज का जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में स्पेस टेलीस्कोप का के बारे में पढ़ना है। और वो स्पेस टेलीस्कोप में पहला जो हमारा है हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप किस तरह से दिखता है वो देख लीजिए, इस तरह का इमेज है। ये देखने में लग रहा होगा जो भी, लेकिन इसका साइज जो है वो लगभग 13.5 या 13.2
इसका 13.2 मीटर लेंथ का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक बड़ा जो स्कूल बस है उसके बराबर इसका लेंथ होता है। इतना बड़ा ये होता है, एक बड़ा स्कूल बस है उसके बराबर बड़ा ये दिखाई देता है। ठीक है, ये टेलीस्कोप जो होता है, ये टेलीस्कोप सबसे पहले ऑर्बिट में अर्थ के और चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और उसको 1990 में 24 अप्रैल 1990 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था नासा द्वारा, और नासा द्वारा यूज किया जाता था। ये और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट चक्कर लगाता है। इसका अर्थ से एल्टीट्यूड जो है, अर्थ से सरफेस से जो हाइट है 547 किलोमीटर है। तो 547 किलोमीटर ऊपर अर्थ से ये क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। ये बाहर यूज इसलिए करना स्टार्ट किए कि जब हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, अर्थ पे से अगर हम लोग किसी चीज को देखते थे टेलीस्कोप का यूज करके, तो बीच में बादल्स आते थे, एयर मॉलिक्यूल्स होते थे, डस्ट होते थे, जिसके कारण से क्या होता था कि इमेज या विजुअलाइज करने में दिक्कत आता था। इसलिए इसको हम लोग स्पेस में भेज दिए, अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिटिंग करता है, जिसके कारण ये फ्री फ्रॉम डस्ट एंड क्लाउड, एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन से ये अलग हो गया, और इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हमारा यूज बताया। इसका अगर हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, तो इसमें जो कैमरा यूज किया गया है, स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया गया है, वो हाई रेजोल्यूशन का इमेज प्रोवाइड करता है। इसमें स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट को सेंस करता है, और अल्ट्रावायलेट के अलावा ये सेंस करता है विजिबल लाइट को, है ना, और थोड़ा थोड़ा इंफ्रारेड को भी ये सेंस करके इमेज बनाता है। तो ये जो है जनरली इन तीनों पे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल ले और इंफ्रारेड लाइट को सेंस करके ये इमेज बनाता है ना। ये वाइड रेंज का होता है ना। इसका कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा रेंज का होता है जिसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैलेक्सी, प्लैनेट, ये सबको या अदर सेलेस्टियल बॉडी को डिटेल में हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसका यूज करके, और करते भी हैं और किए भी हैं, है ना। अगर मैं बता दूं कि इनका अगर हम लोग बात करते हैं, सर्विसिंग भी होता है, तो हमेशा टाइम टाइम पे सर्विसिंग भी होता है। जब 90 में ये बना, उसके बाद 93 में इसका एक बार सर्विसिंग किया गया, फिर 95 में सर्विसिंग कराया गया, फिर बीच में एक बार हुआ। जो मेजर सर्विसिंग हुआ है वो 2009 में मेजर सर्विसिंग इसका कराया गया है। सर्विसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग के पास नए टेक्नोलॉजी आते जा रहे हैं, और उस नए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फिट करना जरूरी है, इस टेलीस्कोप में फिट करना जरूरी है, तो इसको हम लोग करते हैं। इसको करते कैसे हैं वो मैं बता दूं। जब ये मूव करता है अर्थ के अराउंड, तो लगभग 1,30,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, मतलब इतना स्पीड होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर मैं अर्थ पे थोड़ा सा भी स्पीड में चलता हूं, जैसे मैं बाइक पे बैठा हूं और 100 का स्पीड है, तो क्या होता है, मेरा बाल एकदम ऊपर ऊपर जाने लगा है, कान ऐसे ऐसे करने लगता है। ठीक है, बाइक पे अगर हेलमेट नहीं पहने हैं तो, यानी कि हमको फील होता है कि हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं। लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेस में हमको पता ही नहीं लगेगा कि हम कितना स्पीड से जा रहे हैं, जब तक कि उसमें एक्सेलेरेशन न हो। अगर एक्सेलेरेशन नहीं रहता है, तो अगर हम लोग बहुत स्पीड से, हाई स्पीड में ऐसे बैठ के मूव कर रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चला। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कार में बैठे हुए हैं और कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर मैं आंख बंद करूंगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम बहुत स्पीड से मूव कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन बाइक पे बैठते हैं तो पता चलता है, इसलिए पता चलता है क्योंकि हमारे एयर के कारण एयर ड्रैग फ्रिक्शन हमारे बॉडी पे लगता है, जो ये बार बार ये एहसास दिलाता है कि हम स्पीड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं उतना ज़्यादा एयर फ्रिक्शन लगता है, और उतना ज़्यादा हम लोग को सेंस होता है कि हम लोग उतना स्पीड में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कार के अंदर में बैठे हैं तो हमको कुछ पता नहीं चलता है कि हम कम स्पीड में जा रहे हैं या तेज स्पीड, ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता, चारों तरफ से पैक रहता है। उसी तरह स्पेस में भी अगर हम लोग उतना हाईली स्पीड से मूव करेंगे तो हमें पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्विसिंग कैसे करते हैं, ये इतना स्पीड से मूव करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग के लिए एक स्पेस शटल को उतना ही स्पीड से इसके नज़दीक ले जाते हैं। जब दोनों सेम स्पीड में रहता है, तो दोनों देखिए सेम स्पीड से जा रहा है ऐसे,
इसका मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट और ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई बाइक से जा रहे हैं, एक मेरा दोस्त भी बाइक से जा रहा है, हम लोग मान के चलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों गाड़ी चला रहे हैं। दोनों का स्पीड अगर सेम रहता है तो हम दोनों आसपास रहेंगे, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं, है ना, जब ये सेम स्पीड में रहेगा। तो कैसा फील होगा, हम लोग एक्सपीरियंस कैसे करेंगे कि अरे हम दोनों एक दूसरे से रुके हुए हैं। चाहे तो हम लोग इस गाड़ी से उस गाड़ी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली वैसे ही ये दोनों जब सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, इसको हम लोग लॉक करा देते हैं और यहाँ से एस्ट्रोनॉट होगा इस पे चला जाता है, उसको सर्विसिंग करता है। सर्विसिंग करने के बाद एस्ट्रोनॉट फिर से वापस अपने जहाज में आके, अपने शटल में आके फिर से अर्थ पे वापस आ जाते हैं। तो ये इनका सर्विसिंग मैकेनिज्म है। और इसमें सर्विसिंग तो इतना हम लोगों ने किया, और इसमें हम लोग जो इक्विपमेंट यूज किए हैं वो बहुत एडवांस इक्विपमेंट यूज किए हैं, जिससे हम लोग हाई रेजोल्यूशन के इमेज को हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा इनका स्पेस मिशन है, लिखते हैं स्पेस शटल, जो कि इसके कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के सर्विसिंग कराया जाता है। इसका एक हम काम, इम्पोर्टेंट काम मैं बता देता हूँ कि 2009 के आसपास क्या हुआ था, हमारे जो जुपिटर है वो जुपिटर पे एक कॉमेट आके टकराया था। 2009 में एक जुपिटर पे एक कॉमेट आके टकराया था। उस कॉमेट टकराने के बाद, ये मैं डेटा याद नहीं कि 2009 था या 1991 था, ऐसा कुछ। तो उसमें जब इस पे आके टकराया कॉमेट, तो उसके बारे में सारा डिटेल ये प्रोवाइड किया कि कॉमेट टकराने के बाद कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, तो ये क्या होगा कि एक छोटा सा कॉमेट था, वो टकराया जुपिटर से, तो जुपिटर पे तो कुछ है नहीं, हैबिटेबल है नहीं, तो वहाँ पे तो कोई इफेक्ट हुआ, डस्ट का इन्वायरमेंट बना। उसका इफेक्ट जो रहा वो अगर हम लोग एनालाइज किया गया तो पता चला अगर वही अर्थ पे गिरता तो अर्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो यानी कि कोई कॉमेट अगर किसी प्लेनेट से टकराते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेज आता है, वो सारा डिटेल जो है वो पता लगाया हबल स्पेस टेलीस्कोप में। इस जानकारी से हम लोग भी पता लगा सकते हैं कि इतना स्पीड से कोई कॉमेट हमारे अर्थ पे अगर टकराता है तो उससे क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं, क्या क्या मेजर चेंजेज आ सकते हैं, वो हम लोग बता सकते हैं। तो ये हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक, इसमें से हम लोग डिस्कवरीज देखे हैं। चलिए उसी तरह के हम लोग कुछ और डिस्कवरीज देखते हैं जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें प्रोवाइड कराया है। उसमें से पहला हमारा है इनवर्स एक्सपेंशन एंड डार्क एनर्जी। तो इनवर्स एक्सपेंशन के बारे में ये हमें एक्सप्लेन किया है कि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होते जा रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग रेट से एक्सपेंड होते जा रहा है। उस कांस्टेंट एक्सपेंडिंग रेट को प्रोवाइड करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स का जरूरत होता है, और वो मिस्टीरियस फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करवाते जा रहा है। देखिए एक्सपेंड फैलते जा रहा है, शुरू के केस में ऐसा यूनिवर्स था, अब धीरे धीरे ऐसे एक्सपेंड होते जा रहा है। तो ये इस तरह से एक्सपेंड होते जा रहा है हमारा यूनिवर्स, एक मिस्टीरियस फोर्स से एक्सपेंड होते जा रहा है। ठीक है, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इसके बाद इन्होंने डार्क एनर्जी का पता लगाया कि डार्क एनर्जी क्या होता है ना, और एक मिस्टीरियस ड्राइविंग फोर्स के बारे में जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहा है, उसका इन्होंने हबल टेलीस्कोप ने डिटेल प्रोवाइड किया, कंफर्मेशन प्रोवाइड किया। ये थ्योरी में बताया गया था, लेकिन थ्योरी को कौन से किसने कंफर्म किया, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कंफर्म किया। तो ये इसके बारे में था। दूसरा हमारा इसका डिस्कवरी है एज ऑफ यूनिवर्स। तो हम लोग एज ऑफ यूनिवर्स हम लोग लगाते थे कि 13 बिलियन ईयर्स का हमारा यूनिवर्स का एज है, लेकिन इसका एज का कंफर्मेशन भी प्रोवाइड किया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कि ये जो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद से अब तक कितना एज हुआ है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स का एज हुआ है 13.77 बिलियन ईयर्स, यानी 13.8 बिलियन ईयर अब तक हम लोग एस्टिमेट यूनिवर्स का एज कलेक्ट किए हैं। जब यहाँ बिग बैंग हुआ था, याद रहे, जब बिग बैंग हुआ था, अनवांटेड रीजन, जिसका रीजन हम लोग को मालूम नहीं है, स्पेस टाइम एग्जिस्टेंस था या नहीं, इसके बारे में भी
पता नहीं। जब यहाँ पे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद कुछ समय के लिए लाइट आया, फ्लैश लाइट आया, उसके बाद लाइट आने के बाद एक डार्क एज आया। ये डार्क एज बहुत दिनों तक डार्क एज रहा, है ना, कुछ सालों तक था, कुछ लाख सालों तक डार्क एज रहा। उस डार्क एज के बाद फिर से लाइट आया, और जो लाइट आने के बाद जो पहले एनर्जी, इस डार्क एज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, है ना। और उसके बाद हमारा डार्क एज के बाद धीरे धीरे ये गैसेस फॉर्म हुए, गैसेस फॉर्म, एटम इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए, एटम फॉर्म हुए, है ना, गैसेस फॉर्म हुए, गैसेस के बाद धीरे धीरे डस्ट फॉर्म हुए, यानी कि ये सब धीरे धीरे फॉर्मेशन होते गया। और होने के बाद पहला जो इनवर्स बिग बैंग होने के 400 मिलियन ईयर बाद, 400 मिलियन साल बाद पहले स्टार का फॉर्मेशन हुआ। जो पहला स्टार जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है? बिग बैंग होने के 400 मिलियन ईयर बाद ये हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, है ना, स्टार का, गैलेक्सी का, प्लैनेट का, सोलर सिस्टम का, प्लैनेट का, ये सब अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। और फिर ये हम लोग को पता चला, ये किसने ये एक्सप्लेन किया? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये डेटा प्रोवाइड किया है, प्रिसाइज डेटा प्रोवाइड किया है कि एक्चुअली कब क्या क्या था। ठीक है, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये प्रोवाइड किया। आगे हम लोग देखते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात अगर जानते हैं तो ये देखिए, ये हमारा चारों तरफ इनवर्स दिख रहा है, इसमें बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, स्टार, गैलेक्सी, ये सारे चीज इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये हमें बताया किसके बारे में? डीप स्पेस इमेजिंग के बारे में। इसका मतलब एक बार मैं बता देता हूं कि मून के आसपास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पे हबल टेलीस्कोप ने लगभग 2 से 3 महीना तक उसमें ऑब्जर्वेशन किया। उस ब्लैंक जगह जो 1 सेंटीमीटर ब्लैंक स्पेस था, उस ब्लैंक स्पेस में जब लाइट आया और इसने ऑब्जर्वेशन किया तो इसने ग्लिम्स दिखाया बहुत सारे गैलेक्सी का, लगभग 1000 ऑफ गैलेक्सी उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैंक स्पेस में दिखाई दी। उसमें स्टार भी थे और मैक्सिमम गैलेक्सी थे, 1000 गैलेक्सी थे, है ना। कुछ गैलेक्सी ऐसे भी थे जो कि बिलियंस ईयर एगो पहले। याद रहे, टेलीस्कोप जो हम लोग को प्रोवाइड करता है डेटा, वो पास्ट का डेटा प्रोवाइड करता है, पास्ट का। जितना ऑब्जेक्ट दूर रहता है उतना ही पास्ट का हम लोग उसका देख पाते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, से क्यों देख पाते हैं? जब से उसका लाइट हमारे तक पहुंचेगा तो हमारे तक पहुंचने में समय लगता है। जैसे अगर मैं बता दूं कि सन से लाइट को यहाँ अर्थ पे आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। अगर वहां से सन से लाइट आया और यहाँ पे निकला, यानी सन पे कोई ऐसा फिनोमिना हुआ, सपोज मान लेते हैं सन पे एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ सन पे, तो सन पे एक्सप्लोजन हुआ, वो हमको कब दिखाई देगा? एक्सप्लोजन होने के 8 मिनट 20 सेकेंड बाद वो एक्सप्लोजन हम लोग को विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो उसी तरह से, क्योंकि उसको वहां से लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगा, जो एक्सप्लोजन हुआ वो हमको 8 मिनट 20 सेकेंड बाद दिखाई देगा। उसी तरह से प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, गैलेक्सी होते हैं, वो बिलियंस ईयर, ये वो बहुत दूर होते हैं, उनको वहां से लाइट को आने में बिलियन ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो वो हमको, वो जो डेटा जो प्रोवाइड वहां पे हमको होगा, वो बिलियन साल ईयर पहले का डेटा प्रोवाइड होगा। जैसे कोई अगर मान लेते हैं कि हमारे गैलेक्सी के बाहर से हमें कोई देख रहा होगा, तो हमें नहीं देख रहा होगा, है ना, अभी हम लोग को देख ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे जो लाइट वहां जाएगा, है ना, वो अभी कब का बिलियन, मान लो यहाँ से जो लाइट जाने में, मान लो गैलेक्सी के बाहर हमारे पास, मेरे से लाइट निकला, मैं ऐसे दांत दिखाया और मेरे दांत से जो लाइट चमकते हुए गया, वो कितना साल पहुंचेगा गैलेक्सी के बाहर? तो मान लो बिलियन ईयर बाद पहुंचेगा। तो फ्यूचर में कोई बिलियन ईयर बाद अगर वहां से दिखेगा, तब मेरा दांत चमकता हुआ दिखाई देगा उस समय। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो पास्ट को, एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसीलिए हबल स्पेस टेलीस्कोप जो होता है वो पास्ट का डेटा प्रोवाइड कराया हम लोग को, एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया,
है ना। ये भी बहुत सारे गैलेक्सी और ये बताया कि इसके बारे में इवोल्यूशन कैसे हुए, उनका फॉर्मेशन कैसे हुए, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया डीप स्पेस इमेजिंग के द्वारा हबल स्पेस टेलीस्कोप में। इसका नेक्स्ट डिस्कवरी की तरफ जाते हैं। एक्सो प्लैनेट एटमॉस्फेयर। प्लैनेट के चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा होता है ना। प्लैनेट के चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा है, कौन कौन से गैसेस अवेलेबल होते हैं, है ना। कोई भी प्लैनेट या कोई भी सन के अराउंड, ये अपना सोलर सिस्टम है, दूसरे किसी सोलर सिस्टम में, है ना, वहां पे भी अलग सोलर सिस्टम होगा, उस सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट्स होंगे। क्या उस प्लैनेट्स के अराउंड भी ऐसा ही इन्वायरमेंट है जो अर्थ के जैसा है? इसका डिस्कवरी करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है स्पेस टेलीस्कोप का, जिसमें हबल टेलीस्कोप ने बहुत सारे ऐसे डेटा को एनालाइज किया है कि किसी सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कभी कभी आप न्यूज़पेपर में पता चलता होगा कि हम लोग सुनते हैं कि इस प्लेनेट एक नया तारा हुआ है, उसका अलग प्लेनेट है, यानी अलग उनका सोलर सिस्टम है, उस पे एक नया ग्रह है जिस पे पानी होने की संभावना मिल रही है। तो वो पानी होने की संभावना जो मिल रही है वो यही डेटा प्रोवाइड करता है। वो कैसे? एक्सो प्लैनेट स्फीयर में ये डेटा एनालाइज करके, है ना, वहां से जो रेडिएशन निकलते हैं उस रेडिएशन को, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग उससे बनाते हैं कि क्या है। जैसे कुछ प्लैनेट हैं, जैसे कुछ प्लैनेट के चारों तरफ एनवायरनमेंट है, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट होते रहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, उसमें वाटर का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। दूसरा एक प्लेनेट है जहाँ पे बहुत एक्सेस अमाउंट में वाटर है, वैसे वाटर वर्ल्ड में ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट होगा और नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा। उसी तरह से एक प्लेनेट लेते हैं जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है, जिसको डेजर्ट वर्ल्ड बोल सकते हैं। और डेजर्ट वर्ल्ड के अराउंड जो एटमॉस्फेयर होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ये एटमॉस्फेयर होगा। तो इसी तरह से ये डेटा ये प्रोवाइड करता है हमारा कौन? हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल के बारे में बहुत सारा थ्योरी हमारे पास आया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट गलत हुए, कुछ कॉन्सेप्ट सही हुए। कुछ ये इन्होंने बताया कि ये ब्लैक होल जो होता है इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है ना, बहुत हाई डेंसिटी के होते हैं। इस इतना डेंसिटी ज़्यादा होता है कि इनका साइज बहुत कम है और मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इतना डेंस होता है कि ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, लाइट को भी बाहर जाने नहीं देता। इतना, जैसे लाइट ऐसे जा रहा है, ब्लैक होल से नजदीक से जाएगा, लाइट इसके अंदर समा जाएगा। इतना ज़्यादा इसके पास क्या होता है कि डेंसिटी होता है, इतना ज़्यादा मास डेंसिटी होता है। तो ये ऐसा हम लोगों ने किया, उसके अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड किए और बताया। सोचे कि ब्लैक होल काला कलर का दिखाई देता है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल का इमेज प्रोवाइड कराया है। वो इमेज ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट जो रेडिएशन हुआ उसको सेंस करके दिखाया और हमें इस तरह से इमेज प्रोवाइड किया। ये इमेज को हम लोग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बनाए हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट निकला है, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये इमेज हम लोग को बन के सामने आया हुआ है और इस तरह से ब्लैक होल दिखाई देता है ना। तो कौन डेटा प्रोवाइड किया? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये बताया है। और ये भी बताया कि जितने भी मोस्ट ऑफ द गैलेक्सी है उसके सेंटर पे सुपर मैसिव ब्लैक होल रहते हैं। इवन हमारा मिल्की वे, जो हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे के सेंटर पे भी सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, सो वो ये डेटा कौन प्रोवाइड करा है? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। बहुत ज़्यादा काम कर दिया है भाई हबल स्पेस टेलीस्कोप, इतनी सारी जानकारी हम लोग को प्रोवाइड कराया है। उसमें से एक और जानकारी के बारे जानते हैं, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है और नेबुला का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन्होंने बताया स्टार किस तरह से फॉर्म होता है। तो स्टार फॉर्मेशन के लिए एक इस तरह सा इन्वायरमेंट डस्ट बनता है,
डस्ट और क्लाउड्स होते हैं, जो ईगल, इसको बोलते हैं हम लोग ईगल नेबुला बोलते हैं। डस्ट होते हैं और डस्ट का क्लाउड्स होते हैं, डस्ट क्लाउड्स, इसको हम लोग ईगल नेबुला बोलते हैं। ईगल नेबुला के इस पॉइंट पे इसको हम लोग पिलर्स बोलते हैं, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। दिस पिलर्स ऑफ क्रिएशन पे टिप पे स्टार का फॉर्मेशन होता है। ये डेटा प्रोवाइड कौन कराया? ये डेटा प्रोवाइड किया है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। ये जो है डस्ट का जो क्लाउड्स हैं, डस्ट क्लाउड हैं, ये हमारे पास स्पेस में इस तरह से रहते हैं, इसको ईगल नेबुला बोलते हैं। इसको, इस ईगल नेबुला के टिप पे स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है। इस सब को, जो ईगल नेबुला के ये सब जो है, इसको पिलर ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, है ना। तो किस तरह से स्टार बनते हैं, किस तरह से ये इनका इवॉल्व होता है, बनने में इवॉल्व होता है ना, इसका ऑब्जर्वेशन किसने? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बताया है। तो जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि किस तरह से स्टार का फॉर्मेशन होता है, वो इन्हीं का योगदान है। तो ये इतने बड़े बड़े योगदान हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रोवाइड कराया। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा जानकारी था जो कि हबल टेलीस्कोप ने प्रोवाइड कराया। लेकिन और भी हमको जितना ज्यादा जानते हो उतना ज्यादा जानने की इच्छा और होती है। तो और ज्यादा जानकारी और डीप नॉलेज जानने के लिए, जैसे तो ये स्टार का फॉर्मेशन बता दिया गया था, लेकिन इस स्टार का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ तक हो सकता है, हम मतलब किस तरह से होता है, किस तरह से बनता है, ये डस्ट के अंदर से दिखाई नहीं देता। ये डस्ट क्लाउड्स था, उसके अंदर नहीं पता चला कि स्टार किस तरह से बना, है ना। लेकिन वो डेटा प्रोवाइड हमें कौन कर सकता है? वो नया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो ये हमें प्रोवाइड करा सकता है कि किस तरह से स्टार का फॉर्मेशन होता है, गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ये सारा जानकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि अब तक का सबसे मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो इस तरह से दिखता है। ये जनरली बेरिलियम का बना हुआ होता है और इसके ऊपर गोल्ड का कवर चढ़ाया रहता है। ठीक है, स्पेस में गोल्ड का कवर हम लोग चढ़ाते हैं, इनको सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये बेरिलियम का बना होता है। बेरिलियम का इसलिए क्योंकि ये जो होता है स्पेस में ड्यूरेबल है, ज्यादा दिन तक ये स्पेस में काम कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये 25 दिसंबर 2021 को स्पेस में लॉन्च किया गया था। और ये डिजाइन टू complement expand upon the discovery of Hubble Space Telescope। that means Hubble Space Telescope ने जितने भी डिस्कवरी किए हैं या कर रहे हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए इसको हम लोग प्रोवाइड कराया, नासा ने इसको भेजा है ना। तो ये इनवर्स में ये जनरली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, है ना। और ये मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जो अब तक का बना हुआ है ना, जो डीप से डीप नॉलेज स्पेस टाइम के बारे में हम लोग को प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, इसका साइज अगर बात करेंगे तो इसका साइज हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा साइज का है। लगभग अगर मैं बात करूंगा इसके मिरर का कि प्राइमरी मिरर, तो इसके प्राइमरी मिरर लगभग कितने इसके लेंथ डायमीटर का है? 6.5 मीटर इसका क्या है? डायमीटर है 6.5 मीटर, लगभग 3 गुना हबल स्पेस टेलीस्कोप से 3 गुना डायमीटर इसका ज्यादा होता है। ज्यादा डायमीटर होने के कारण इसका रेंज ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूंगा जैसे हबल टेलीस्कोप का रेंज इतना है, तो ये इतने से स्पेस को कवर कर पाए, यहाँ से जो एरिया या वॉल्यूम कवर होगा उस वॉल्यूम को ये कवर कर पाएगा हबल टेलीस्कोप। लेकिन इससे 3 गुना इसका एरिया किसका है? डायमीटर है किसका? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। तो इसका रेंज क्या हो गया? बढ़ गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। ये बहुत ज़्यादा दूर तक, या इसका रेंज क्या हो गया? बढ़ गया। बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। तो ये इसका मिरर का बात हुआ। अगर हम लोग बात करें ये किस पे बेसिस पे काम करता है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें हबल स्पेस टेलीस्कोप में, तो उसमें विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज यूज करके हम लोग इमेज प्रोवाइड कराता था। लेकिन ये जो ज्यादा मोस्ट ऑफ द केस है वो इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करेगा, इंफ्रा रेडिएशन पे काम कर रहा है। ये इसका खासियत ये होता है इंफ्रारेड का
कि ये डस्ट क्लाउड के अंदर भी ये क्लियरली विजुअल करा देता है, डेटा प्रोवाइड करा सकता है, ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है, जिससे हम लोग को पता चलेगा। इससे हम लोग इस इंफ्रारेड के रेडिएशन के होने के कारण हम लोग यहाँ तक पता लगा सकते हैं कि जैसी ही बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद जो अर्लियर गैलेक्सी और स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, जो सबसे पहले स्टार और गैलेक्सी नजदीक में जो फॉर्मेशन हुआ है, उनके बारे में डेटा प्रोवाइड करने वाला है हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसी इंफ्रारेड के रेडिएशन के हिसाब से। ठीक है, लोकेशन का बात करें तो इसका लोकेशन L2 लोकेशन पर रखा गया है। इस तरह से लोकेशन पर रखा गया है L2 लोकेशन, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर हो, है ना। ये एक्चुअली मैं बता दूं, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, और सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ये अर्थ से भी दूर है, मून से भी दूर है ना। ये इस तरह से L2 पोजीशन में सेट किया गया है। ये L2 पोजीशन क्या होता है कि इससे हम लोग इसको अर्थ, मून और जो हमारा सन है, इन तीनों को एक साथ कवर कर सकता है। ऐसे L2 डिस्टेंस पे इसको L2 पोजीशन पे रखा गया है। जो यहाँ पे दिख रहा है ये सन है, इसके L4, L3 एंड L5 पोजीशन है। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये मून दिखाई दे रहा है, और ये हमारा L2 पोजीशन है जहाँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना। इससे क्या होगा, अगर उससे वहां पे रखे हैं तो अर्थ से आने वाले जो हीट रेडिएशन है, इंफ्रारेड है, ये हाईली सेंसिटिव हमारा जो है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है। तो हाईली सेंसिटिव होने के कारण अर्थ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन या अर्थ के से हीट जो आता है उसको ये सेंस कर सकता है। तो इसलिए उसको अर्थ के एनवायरनमेंट से दूर रखा, ताकि कि अर्थ से आने वाले हीट और लाइट से दूर रखा जाए। उसके लिए वैसा पोजीशन पे इसको रखा गया है, जो कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करे स्पेस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इनका लोकेशन हो गया। लोकेशन के बाद आते हैं इसका मिशन क्या है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन क्या है ना। तो मिशन पहला ये है कि हबल टेलीस्कोप ने जितने भी डिस्कवरीज किए हैं, उस डिस्कवरी को एक्सपैंड करना, मतलब उसके डीपर 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 नॉलेज लेना, इनका मेन मकसद है। टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड प्लेनेट, जो कि नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, स्टार का फॉर्मेशन हुआ, वो तो हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप में यहाँ तक डेटा प्रोवाइड किया। लेकिन स्टार का एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होता है, वो किस तरह से इवॉल्व करता है, इवोल्यूशन होता है, वो डस्ट जो क्लाउड होते हैं उसके अंदर हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप से देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो है ये आराम से काम करेगा, ये आराम से हम लोग को डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारा पहला मिशन होगा कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अलावा कुछ स्टार गैलेक्सीज है ना, जो जिनका फॉर्मेशन हुआ है सबसे पहले, पहला स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहला गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवन बिग बैंग कैसे हुआ, टाइम का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, ये सब डेटा प्रोवाइड करने का काम ये करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को ये भी डिटेक्ट करके पता लगाया गया क्या अर्थ के अलावा कुछ हैबिटेबल या जहाँ पे लाइफ हैबिटेबल प्लैनेट्स है वो प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। तो वो डेटा भी हम लोग को प्रोवाइड करा देगा कि अगर है तो कहाँ है, कितना दूर है, उसको जानने में कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ये सब डेटा भी प्रोवाइड कर सकता है। इनका हमारा गोल है, मेन मकसद है इस क्या बोल सकते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। ठीक है, तो स्पेस टाइम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग के कारण स्पेस जो हमारा बना है, यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में भी ये डिटेल प्रोवाइड करने वाला है। इतना स्ट्रॉन्ग ये टेलीस्कोप है, याद है। इसका जो कैपेबिलिटी जो है, अगर कैपेबिलिटी का बात करेंगे तो ये बिग बैंग के आसपास के चीज़ें को देख सकता है। जब बिग बैंग हुआ था उस समय क्या हुआ, वो सब चीज़ को ये सेंस का मतलब ये इसके बैक इन टाइम मतलब पीछे बता सकता है कि कैसे हुआ है। इसके पास एबिलिटी, इतना ज़्यादा एबिलिटी है कि ये ठंडे ऑब्जेक्ट को भी ये ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठंडे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जर्वेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उससे बहुत कम रेडिएशन निकलते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से रेडिएशन का अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उससे रेडिएशन कम इमिट होते हैं, है ना। तो उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। लेकिन ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये कर सकता है तो करेगा, ये
करेगा, उनके एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा, है ना, जैसे फेंट स्टार होते हैं उनके बारे में हम लोग को डेटा ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये भी प्रोवाइड करेगा कि एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो हैबिटेबल हो, ये डेटा भी प्रोवाइड करने वाला है। तो ये हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हुआ। और ये जानते हैं अभी 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 तक हम लोगों ने जितना अभी देखे हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में, तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप का तो कुछ ही फंक्शन सामने आया है, लेकिन अगर बात करेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप का, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बहुत सारा हमें डेटा प्रोवाइड किया है, जो कि साइंस के लिए एक इवोल्यूशन का काम किया है ना। बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। कितने लोगों ने इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था उन डेटा को, लेकिन इसका वेरिफिकेशन भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रोवाइड किया है। उसी तरह से जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप अभी अभी तो नया नया गया है, कुछ कुछ इमेज बनाना तो स्टार्ट किया है और बनाएगा, और बहुत सारा चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करेगा, बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करेगा कि कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको वेट करते हैं तब तक कि जेम्स वेब की कुछ डिस्कवरी तक, फिर हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। अब तब तक के लिए हम लोग नए टॉपिक की तरफ अगले लेक्चर में बढ़ेंगे, और वो लेक्चर क्या होगा, वो टॉपिक क्या होगा, तो वो टॉपिक हो सकता है लाइटनिंग क्यों होता है, मतलब बिजली क्यों कड़कता है, इसका जवाब आप जानते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इसी का जवाब हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखने के लिए धन्यवाद, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, है ना। और जो भी आपको लगे कि मैं जो इन्फॉर्मेशन कुछ बता नहीं पाया हूँ, या और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहें, कुछ टॉपिक है जो टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या कोई सजेशन देना चाहें कि किस पे वीडियो बनाए, तो उस सजेशन पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू।